सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना वर्गीकरण वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब अपन आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सांख्यिकीय माध्य। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से 20 नंबर का सवाल प्रतिवर्ष पूछा जाता है। और आगे के जो चैप्टर हैं डिस्पर्शन और स्क्यूनेस, वो दोनों चैप्टर इस स्टैटिस्टिकल एवरेज वाले चैप्टर पे ही आधारित हैं। क्योंकि इस चैप्टर में एक तो सवाल आएगा ही आएगा 20 नंबर का, प्लस ये जो मीन, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे आगे डिस्पर्शन के चैप्टर का भी आधार बनेंगे और स्क्यूनेस के चैप्टर का भी आधार बनेंगे। तो ये चैप्टर समझ में आने का मतलब ये है कि आपको आगे आने वाले 2 चैप्टर जो हैं डिस्पर्शन स्क्यूनेस वाले, वो भी तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत से बिल्कुल समझते जाइएगा, वीडियो लेक्चर ज़रूर सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल समझ में आता जाएगा। तो देखिए, अपन अब चालू करते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज वाला चैप्टर। ये स्टैटिस्टिकल एवरेज को दूसरे शब्दों में कहें तो इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए, श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकीय माध्य कहते हैं। तो इस सांख्यिकीय माध्य का ही एक दूसरा नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ लीजिए आप, सांख्यिकीय माध्य का एक छोटा सा अर्थ समझ लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि 12th में आपके कैसे नंबर आए, तो आप तुरंत अपनी क्या बताते हो, 12th की परसेंटेज बता देते हो कि मेरे सर 12th में इतने % नंबर आए थे। जबकि आप ये थोड़ी बताते हो मेरे को कि हिंदी में इतने नंबर आए थे, अकाउंटेंसी में इतने नंबर आए थे, बीओ में इतने नंबर आए थे, इकोनॉमिक्स में इतने नंबर आए थे। या तो मैं आपसे पूछूं 12th में आपके कितने नंबर आए, तो आप 5-6 विषयों के अपने एक एक करके नंबर बताओ। उसकी बजाय आप क्या करते हो, आप तुरंत बताते हो सर मेरे 72% नंबर आए थे। तो वो 72% क्या करता है, वो 72% जो है वो एवरेज बता देता है कि औसत रूप से इस विद्यार्थी के इतने नंबर आए थे। तो वो जो आप परसेंटेज बताते हो वो एक तरीके से क्या होती है, सांख्यिकीय माध्य ही होती है, वो एवरेज ही तो होता है वो। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त कर देता है। यानी आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी थी, वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या थी, 72% के मतलब ये हुआ कि प्राय करके प्रत्येक विषय में आपके 72 के आसपास नंबर थे। ये वो व्यक्त करता है आपकी परसेंटेज। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य को ही केंद्रीय प्रवृत्तियां सांख्यिकीय माध्य कहते हैं। सांख्यिकीय माध्य एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके 5 विषयों के नंबर ना बताकर आप एक ही एवरेज बताते हो, तो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर देता है, वो रिप्रेजेंट कर देता है सारी वैल्यूज को कि 5 विषयों में मिलाकर मेरे इतने एवरेज नंबर आए। तो वो सभी मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व कर देता है। और माध्यों द्वारा सभी इकाइयों में पाई जाने वाली विशेषताएं संक्षिप्त और सरल रूप में प्रकट की जाती हैं। और सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य अनेक रीतियां भी माध्यों पर आधारित हैं। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि आगे के जो अन्य चैप्टर्स आएंगे, सांख्यिकीय विश्लेषण की अन्य अनेक रीतियां, अन्य अनेक विधियां आएंगी। आगे डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है। तो वो सारी विधियां भी किस पे आधारित होती हैं, सांख्यिकीय माध्यों पर ही आधारित होती हैं। और इसके द्वारा समग्र श्रेणियों की तुलना और भी सरल हो जाती है। तो यदि मैं 2 विद्यार्थियों की तुलना करना चाहूँ तो मैं तुरंत उनसे क्या पूछता हूँ, बेटा तेरे कितने % थे और तेरे कितने % थे। तो उन परसेंटेज के बेस पे आराम से अपन तुलना कर सकते हैं। या मैं एक एक विषय के नंबर पूछूं कि 5 विषयों के आप बताओ नंबर, 5 विषयों के दूसरा विद्यार्थी नंबर बताए, फिर उनकी तुलना करूं। तो सांख्यिकीय माध्य के आधार पर 2 पदों की या मूल्यों की तुलना करना भी बहुत आसान हो जाता है। और सांख्यिकी की अन्य अनेक विधियों का वो आधार भी है। और प्रतिनिधि मूल्य होता है, रिप्रेजेंट करता है श्रेणी की समस्त विशेषताओं को, और सभी मूल्यों का एक प्रतिनिधित्व मूल्य होता है और सेंट्रल टेंडेंसी को व्यक्त करता है। तो सांख्यिकीय माध्य के अब उद्देश्य, कार्य या उपयोगिता है। कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि सांख्यिकीय माध्यों के 2 कार्य बताइए, या उनकी 2 उपयोगिताएं बताइए, या उनके कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो बिल्कुल अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया तो इसकी उपयोगिता, कार्य और अर्थ, उद्देश्य आप तुरंत बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य तो यही है
कि समंग समूहों का सरल और संक्षिप्त चित्र व्यक्त करना, यानी कि सारी चीज़ों को ना बताकर आप संक्षिप्त रूप में, सरल रूप में एक ही शब्द में बता देते हो कि सर 80%, तो आपने सरल रूप में, संक्षिप्त रूप में पूरे समूह का एक आपने दृश्य प्रस्तुत कर दिया। दूसरी विशेषता इसकी अभी आपको बताई थी, तुलना की सुविधा प्रदान करना, कि सांख्यिकीय माध्यमों के आधार पर अपन आसानी से दो श्रेणियों की समंक मूल्यों की तुलना भी कर सकते हैं। जैसे मान लो भारत के व्यक्तियों की औसत आयु और इंग्लैंड के व्यक्तियों की औसत आयु की तुलना करके अपन तुरंत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक जो है वो ऋण देने की प्राथमिकता तय करने के लिए दो या अधिक बिजनेस हाउसेज जो हैं उनके औसत लाभों की तुलना करके बैंक तुरंत डिसीजन ले लेता है कि इस कंपनी को लोन देना उचित रहेगा या दूसरी कंपनी को लोन देना उचित रहेगा, क्योंकि वो कंपनी ने क्या करा, बैंक ने क्या करा, उनके औसत लाभ निकाले कई वर्षों के और उनकी तुलना करके तुरंत डिसीजन ले लिया बैंक ने कि इस कंपनी को लोन देना उचित होगा। तो तुलना करने में बहुत आसानी होती है सांख्यिकीय माध्यमों के आधार पर। इसी तरीके से उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में सहायक होना, तो सांख्यिकीय माध्यमों के आधार पर एक ऐसा मूल्य प्राप्त हो जाता है जिसके आधार पर अपन भावी योजनाएं बना सकते हैं, भावी नीतियों का निर्धारण भी कर सकते हैं। जैसे रेलवे है, तो रेलवे के अधिकारी ये ज्ञात करना आवश्यक समझते हैं कि विभिन्न मार्गों पर औसत कितने यात्री यात्रा करते हैं। रेलवे के जो रूट होते हैं उनमें कौन से रूट के ऊपर एवरेज कितने यात्री यात्रा करते हैं, उसके आधार पर रेलवे अपना नीति का निर्धारण कर सकता है। और बहुत सारी अनेक नीतियां जो बनती हैं उनमें सांख्यिकीय माध्यम अत्यंत सहायक होते हैं। सांख्यिकीय विवेचन का आधार प्रस्तुत करना, सांख्यिकीय विश्लेषण और विवेचन की बहुत सारी विधियां हैं जो अपन अब पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ही है, अभी अगला चैप्टर आपका डिस्पर्शन का आएगा, अपकिरण का, फिर विषमता का चैप्टर आएगा, स्क्यूनेस का, फिर टाइम सीरीज का चैप्टर है, कोरिलेशन का चैप्टर है, रिग्रेशन का चैप्टर है। उन सभी जो आगे की विधियां आएंगी सांख्यिकीय विश्लेषण की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जो मेथड्स आएंगे आगे, वो सारे मेथड्स किसके ऊपर आधारित होते हैं, वो सारे मेथड सांख्यिकीय माध्यमों के ऊपर आधारित होते हैं। तो इसलिए सांख्यिकीय माध्य को समझना, जानना, ये स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि अगर सांख्यिकीय माध्य आपको समझ में नहीं आए तो फिर आगे के चैप्टर्स आपको कोई सा भी समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि सांख्यिकीय विवेचन का बेस है, आधार प्रस्तुत करता है ये। और समग्र के बारे में अनुमान लगाना, तो सांख्यिकीय माध्यमों के आधार पर अपन संपूर्ण के बारे में तुरंत अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के आए 90%, तो अपन तुरंत ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसके सभी विषयों के अंदर लगभग जो नंबर आए होंगे वो 90 के आसपास ही उसके नंबर होंगे। आप बाजार में गेहूं लेने जाते हो तो गेहूं की पूरी बोरी थोड़ी आप उसकी दिखते हो कि पूरी बोरी मेरे को निकाल के दिखा, आप उसमें से थोड़े से गेहूं हाथ में निकाल के देखते हो और उसके आधार पर ये निर्णय ले लेते हो कि ये इस बोरी के अंदर किस प्रकार के, किस क्वालिटी के गेहूं होंगे, और उसके आधार पर आप अपना निर्णय ले लेते हो। या पूरी बोरी उलट के आप देखते हो कि एक एक गेहूं के दाने देखूंगा मैं, नहीं, ऐसा नहीं करते अपन। तो अपन सांख्यिकीय माध्य के आधार पर समग्र के बारे में तुरंत अनुमान लगा सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एक आदर्श माध्य जो होता है उसके कोई 2 आवश्यक गुण बताइए या कोई 5 आवश्यक गुण बताइए। प्राय करके 1 नंबर का सवाल आता है तो उसके 2-3 आवश्यक गुण पूछ लेते हैं सांख्यिकीय माध्य के। आदर्श माध्य के गुण बताइए। तो आदर्श माध्य तो उसी को अपन मानेंगे, आदर्श सांख्यिकीय माध्य, जो पहली बात तो समझने में सरल हो, गणना करने में, कैलकुलेट करने के अंदर भी इजी हो, सभी मूल्यों के ऊपर या सभी पदों के ऊपर आधारित हो, स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, प्रतिनिधित्व तो करता ही करता हो लेकिन साथ में स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो, विभिन्न व्यक्ति उसके विभिन्न अर्थ ना निकाल सकें, और बीजीय विवेचन किए जाने योग्य हो। बीजीय विवेचन को कहते हैं एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी उसका बीजीय और गणितीय विवेचन संभव हो सके। एल्जेब्रिक एंड मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है वो उसके साथ में किया जा सके, और निदर्शन स्थिरता हो, यानी कि स्टेबिलिटी इन सैम्पलिंग, यानी कि एक आदर्श माध्यम में यह विशेषता होनी आवश्यक है कि यदि किसी एक समूह के सैंपल में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए
तो उसका सांख्यिकीय माध्य पर कम से कम प्रभाव पड़े। यानी कि अगर आपने गेहूं की बोरी में से एक साइड से आपने सैंपल लिया और दूसरी साइड से सैंपल लिया और ऊपर से सैंपल लिया, नीचे से सैंपल लिया, आपने उस गेहूं की बोरी में से कितने सैंपल निकाले? 4 सैंपल निकाले। तो उन चारों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विविधता नहीं होनी चाहिए। ये सांख्यिकीय माध्य का एक विशेष गुण है। निदर्शन का मतलब होता है सैंपलिंग। स्टैटिस्टिक्स में कुछ विशेष शब्द आएंगे, कुछ इसकी विशेष वोकैबुलरी है स्टैटिस्टिक्स की, जो आपको थोड़ी सी समझनी आवश्यक है। सीमांत मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव हो। सीमांत मूल्य को कहते हैं लीस्ट इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू, लीस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। यानी कि एक आदर्श माध्य वो होता है जिस पर जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटा मूल्य, उनका प्रभाव सबसे कम पड़े। जितना कम प्रभाव होगा माध्य उतना ही श्रेणी का अधिक सही प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करा है। वैसे ये चैप्टर जो है अपना वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा आपका 20 नंबर का मीन मोड मीडियन में से। तो अभी आपको लेकिन ये समझना जरूरी है कि सांख्यिकीय माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं, इनके उद्देश्य, कार्य या उपयोगिता क्या है, आदर्श माध्य के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। अब अपन एक एक करके इन माध्यों को पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मीडियन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मध्य का, मीडियन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मीडियन। तो देखिए अब एक एक करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल समझते जाइएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। मध्य का को अपन क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसको इंगित किससे किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको इंगित किया जाता है कैपिटल एम से। अब मध्य का कहते किसे हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो बहुत आसान सी बात है, किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मध्य बिंदु होता है उसे मध्य का कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, वह मूल्य जो श्रेणी के बिल्कुल बीच में आता है उसको अपन मध्य का कहते हैं। अर्थात मध्य का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है, 50% एक साइड, 50% दूसरी साइड, और बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा मूल्य होगा? मध्य का होगा। इसका नाम ही क्या है? मध्य का, मीडियन। तो मीडियन कितने परसेंट पे आएगा? 50% पे आएगा, क्योंकि श्रेणी को कितने भागों में विभाजित कर देता है? दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो मध्य का को अपन विभाजन मूल्य भी कहते हैं। विभाजन मूल्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये श्रेणी को कितने भागों में विभाजित करता है? दो भागों में, 50-50% के दो भागों में विभाजित कर देता है। तो मध्य का कहते किसे हैं, ये बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा। किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में, ये आप जानते हैं आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो किसी भी श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मध्य बिंदु होता है उसे अपन मध्य का कहते हैं। अब मध्य का की गणना कैसे की जाती है वो आपको समझना है। तो उससे पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अपन वर्गीकरण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि श्रेणियां 3 प्रकार की हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। और इन तीनों श्रेणियों की पहचान क्या होती है, इन तीनों श्रेणियों के क्वेश्चन करते समय सावधानियां क्या क्या रखनी होती है, ये सारी पिछले चैप्टर के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अपन एक एक श्रेणी की बात करते जाएंगे कि अगर एग्जाम में आपके व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आ गया तो आप मध्य का कैसे ज्ञात करेंगे। खंडित श्रेणी का अगर प्रश्न आ गया, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर आप गणना कैसे करेंगे। और अगर आपके प्रश्न में खंडित श्रेणी आ गई, डिस्क्रीट सीरीज आ गई, तो आप मध्यका की गणना कैसे करेंगे। और यदि आपके प्रश्न में अखंडित श्रेणी आ गई तो आप मध्यका की गणना कैसे करेंगे। अब इसकी अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी की चर्चा करने से पहले इसकी 2 सावधानियां मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी। अगर वो सावधानियां आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो वो 2 सावधानियां मैंने आपको ये बताई थी कि व्यक्तिगत श्रेणी का जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी को आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करोगे। दूसरी बात, व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए सभी मूल्यों के सामने सीरियल नंबर लगाओगे और लास्ट सीरियल नंबर को ही क्या माना जाएगा? एन माना जाएगा। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स, इकाइयों की संख्या। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बिल्कुल क्लियर कट विधि आपको मैंने लिख रखी है यहाँ पे
4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंटों के बेस पे अपन चलते जाएंगे एक एक करके और तुरंत मध्यका आपकी ज्ञात हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन अब इसका प्रैक्टिकल पोर्शन चालू करेंगे। मध्यका की गणना, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। मध्यका के बाद में फिर इसके अन्य विभाजन मूल्य आएंगे, चतुर्थक, क्वार्टाइल, पंचमक, अष्टमक, दशमक, शतमक। वो सारे मूल्यों की तुलना मध्यका के भांति ही की जाती है, उन सब की चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन समांतर माध्य एक्स बार की चर्चा करेंगे, तो एक्स बार, मीडियन, और उसके बाद अपन बहुलक की चर्चा करेंगे, मोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक सवाल निश्चित रूप से 20 नंबर का मीन मोड मीडियन में से प्रतिवर्ष पूछा जाता है और आगे आने वाले सभी चैप्टर्स का आधार चैप्टर है मीन मोड मीडियन। तो इसको आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लेक्चर को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्वेश्चन साथ साथ में निकालते जाइएगा, और मैं आपको साथ में असाइनमेंट डालता रहूँगा, वो असाइनमेंट आप करते जाइएगा, तो आपको ये चैप्टर तुरंत पूरा का पूरा बिल्कुल समझ में आता जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।